हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि आप लोग भली भांति जान पा रहे हैं कि अभिजय बैच के अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर के हमने अध्ययन और अध्यापन का कार्य अपना प्रारंभ किया हुआ है। और हाल ही की चर्चा में जो हमने बैटल ऑफ प्लासी को लेकर के डिस्कशन किया था, और बैटल ऑफ प्लासी के साथ साथ हमने ये जोड़ लिया था कि मीर जाफर को बंगाल के नवाब के रूप में आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलेंगे। अच्छा, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लास्ट जो आपका डिस्कशन रहा उसमें हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि मीर जाफर को कंपनी की ओर से किस तरीके से या किस प्रकार से बंगाल के नवाब के पद से उस समय हटाया गया था। आप लोग जान पा रहे हैं कि वहां हमने दो प्रकार की बातें आपको बताई होंगी। जब मीर जाफर ने कंपनी को आर्थिक तौर पर मदद करने से मना कर दिया, या जब मीर जाफर ने कंपनी को आर्थिक तौर पर जो वो कंपनी के लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर रहे थे, उन तमाम प्रकार के जो आपके बेनिफिट्स हैं उनको देने से मना कर दिया, तो कंपनी के अधिकारियों की ओर से मीर जाफर पर एक एलिगेशन यानी कि एक आरोप लगाया गया था। उस एलिगेशन और उस आरोप के माध्यम से मीर जाफर को यह कहा गया कि आप डचों के साथ मिलकर के हम लोगों को भारत से बाहर करने का रास्ता खोज रहे हैं, इस नाते हम क्या है आपको बंगाल के नवाब के पद से हटाते हैं। एक विषय वस्तु हमने आपके सामने रख दी थी। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि 1759 एडी में जो बंगाल में बैटल ऑफ वेदरा हुआ, और जो आपका बैटल ऑफ वेदरा रहा उसमें एक तरफ कौन थे आपके ब्रिटिशर्स और एक तरफ कौन थे आपके डच, यानी कि अंग्रेजों तथा डचों के मध्य 1759 ईस्वी में जो वेदरा का आपका युद्ध हुआ था, उसमें कई बार ये जोड़ के बताया जाता है कि ये किसकी डिप्लोमेसी का परिणाम था। तो वहां भी आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, मीर जाफर के रूप में क्या आपका आंसर आ जाना चाहिए। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको फिर एक बार एक विचार करके चलना होगा कि जस्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, कंपनी बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता की भूमिका में आ चुकी थी, जिसका मतलब हमने आपको इस रूप में बताया होगा कि अब कंपनी एक ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन में है, अब कंपनी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल जोन में चली गई है कि जिसे चाहे उसे बंगाल का क्या बना दे, नवाब बना दे, जिसे चाहे उसे बंगाल का क्या नवाब बना दे। और हमने आपको यह भी बताया होगा कि लोग लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि बंगाल के नवाब के पद पर अलग अलग प्रकार के लोगों को बैठा करके अगर कंपनी अपने तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है, तो कंपनी के पास जो विकल्प हैं वो सीमित अवस्था में नहीं थे, बल्कि कंपनी के पास जो विकल्प हो क्या है, विस्तारित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। जब मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाया गया, तो मीर जाफर के बाद नंबर किसका आया, मीर कासिम का आया। और जब मीर कासिम का नंबर आया तो मीर कासिम को लेकर के कैलकुलेशन आपको कई प्रकार की जो कैलकुलेशन है वो यहां पर करके चलनी पड़ेगी। आज की चर्चा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होगा शुरुआत में वो यही होगा कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलोगे, क्या आपकी तथ्यात्मक जानकारी आपके सामने आ जानी चाहिए, किस प्रकार से जो आपके परीक्षा उपयोगी धरातल हैं उनको यहां पर कैलकुलेट किए जाने की आवश्यकता रहेगी। समय आप लेकर के नहीं चलेंगे, समय आपको किस प्रकार से लेकर के चलना है वो हम चर्चा के दौरान आपको अपने आप ही बता देंगे। उसमें किसी भी प्रकार से क्या है आप अपने आप को अननेसेसरी परेशान करने की आवश्यकता नहीं करेंगे। आइए सभी लोग मिलकर के इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं और मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं। तो अब मान लीजिए हमने आपके सामने क्या लिखा, मीर कासिम। ओके, हमने आपके सामने क्या लिखा, मीर कासिम। और आप जान पा रहे हैं कि मीर कासिम की कैलकुलेशन यहां आपको किस रूप में करके चलनी है। तो मीर कासिम की जो कैलकुलेशन है आप यहां किस रूप में लेकर के चलेंगे, आप बंगाल के नवाब के रूप में लेकर के चलने वाले हैं। मीर कासिम को आप किस रूप में लेकर के चलने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, बंगाल के नवाब के रूप में लेकर के चलने वाले हैं, बंगाल के नवाब के रूप में, बंगाल के नवाब के रूप में। अब यहां पर आपको शुरुआत में ही एक तथ्यात्मक जानकारी जोड़ के चलनी पड़ेगी, और मीर कासिम की ओर से जो तथ्यात्मक जानकारी आपकी आती है उसमें सबसे पहला बिंदु जो आपको जोड़ता है वो है राजधानी परिवर्तन का मामला।
वो क्या है, वो क्या बनेगा आपका, राजधानी परिवर्तन का मामला बनेगा। क्या बनेगा जी, राजधानी परिवर्तन का मामला आपका बनके आपके सामने क्या है, आएगा। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ये जो राजधानी परिवर्तन का मामला आपके सामने आएगा, इसमें एक और आपको क्या लिख के चलना पड़ेगा, मुर्शिदाबाद। एक और आपको क्या लिख के चलना पड़ेगा, मुर्शिदाबाद। क्या लिख के चलना पड़ेगा, मुर्शिदाबाद। और एक और आपको क्या लिख करके चलना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे, मुंगेर। एक और आपको क्या लिख करके चलना पड़ेगा, मुर्शिदाबाद। और एक और आपको क्या लिख के चलना पड़ेगा, मुंगेर आपको लिख के चलना पड़ेगा। और आपको यह बताना पड़ेगा कि मीर कासिम के शासनकाल में जो राजधानी परिवर्तन का मामला आपके सामने आता है, वो कहां से कहां है, वो कहां से कहां है। तो आप क्या बताएंगे, मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी अब बंगाल की किसको बनाया गया। अब बंगाल की जो राजधानी है वो आपके सामने क्या आएगी, अब बंगाल की जो राजधानी है, तो बंगाल की राजधानी आपके सामने किस रूप में आएगी, वो अब आपके सामने क्या मेरे प्यारे साथियों, मुंगेर के रूप में आएगी। किस रूप में आएगी, मुंगेर के रूप में आएगी। अब आपको यहीं तक नहीं रुकना है, यानी कि आपको अपना जो यहीं तक आपको अपने आप को रोक करके नहीं चलना है। अब आपको यहां पर कुछ अलग प्रकार की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको बना करके चलनी पड़ेंगी। हालांकि इन पर हम पुरानी चर्चा में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन देखो मामला क्या रहेगा, मामला यह रहेगा कि अगर जब बार बार कोई भी नई जानकारी आपके सामने रखी जाती है या बार बार कोई भी नई जानकारी आपके सामने आती है, तो उस नई जानकारी के साथ भी आप क्या है, नई प्रकार की कैलकुलेशन करके चला करो। यही तो नियम है। और अगर इस नियम के भाव को आप पहचान गए, इस नियम की ताकत को अगर आप पहचान गए, तो फिर आपको किसी प्रकार की परेशानी में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम लैंग्वेज क्या बनाएंगे, लैंग्वेज हम वही बनाएंगे कि हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा बंगाल। अब वो कहां कहां आपको लेकर के जा सकता है, बंगाल। और बंगाल को आधार हमने बनाया, तो हम क्या यहां पर लेकर के चलेंगे, राजधानी पर चर्चा। राजधानी पर चर्चा किस तरीके से, राजधानी पर चर्चा। अब आपको किस प्रकार से राजधानी पर चर्चा करके यहां पे चलनी पड़ेगी, देखिएगा। पहली बात तो यह कि ऑलरेडी हम आपको सिखा चुके हैं कि एक राजधानी तो आपको कब लेके चलनी पड़ेगी, कि जब बंगाल मुगलों के राजनीतिक नियंत्रण में, जब बंगाल मुगलों के राजनीतिक नियंत्रण के आलोक में, जब बंगाल मुगलों के राजनीतिक नियंत्रण के आलोक में, राजनीतिक नियंत्रण के आलोक में एक प्रांत के रूप में था, एक प्रांत के रूप में था, एक प्रांत के रूप में था, एक प्रांत के रूप में था। एक बात आपको क्या है, ये लेकर के चलनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहां पर दूसरी लैंग्वेज हम क्या बनाएंगे, दूसरी लैंग्वेज हम क्या बनाएंगे कि पहली परिवर्तित राजधानी, पहली परिवर्तित राजधानी, पहली परिवर्तित राजधानी, पहली परिवर्तित राजधानी, पहली परिवर्तित राजधानी। अगली लैंग्वेज हम क्या बनाएंगे, अगली लैंग्वेज हम यहां पर यह बना पाएंगे कि दूसरी परिवर्तित राजधानी। क्या बना पाएंगे, दूसरी परिवर्तित राजधानी, दूसरी परिवर्तित राजधानी, दूसरी परिवर्तित राजधानी, दूसरी परिवर्तित राजधानी। और एक लैंग्वेज हम क्या बनाएंगे, स्थायी राजधानी। एक लैंग्वेज हम क्या बनाएंगे, स्थायी राजधानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्थायी राजधानी। एक लैंग्वेज हम क्या है, ये यहां पर बना करके चलेंगे। तो आप जान पा रहे हैं कि जब बंगाल मुगलों के राजनीतिक नियंत्रण के आलोक में था, तो उस समय आपने पुरानी चर्चा में क्या कैलकुलेट किया था कि बंगाल की कैपिटल आपको क्या लेके चलनी पड़ेगी, ढाका आपको लेके चलनी पड़ेगी। पहली जो आपकी परिवर्तित राजधानी है वो कहां आएगी, वो कहां आएगी, मुर्शिदाबाद आपको लेकर के चलना है। आपको कहां लेकर चलना है, मुर्शिदाबाद आपको लेकर चलना है। और जो आपकी दूसरी परिवर्तित राजधानी है वो कहां जाएगी, वो मुंगेर में आप लेकर के चलेंगे। कहां लेके चलेंगे, मुंगेर में आप लेके चलेंगे। और जो स्थायी राजधानी है ये आप कहां लेके चलेंगे, ये भी आप कहां है, मुंगेर में ही क्या है, लेकर के चलेंगे। अब मेरी बात बहुत प्यार से आपको सुननी है, बहुत प्यार से आपको डिस्कशन को ऑब्जर्व करके चलना है। हमने बताया कि मीर कासिम ने बंगाल के नवाब के रूप में राजधानी में परिवर्तन किया। इसकी वजह हम अभी आपको बताने वाले हैं। पहले इस चीज को वाइंड अप कर लेते हैं। अब यहां से कुछ कैलकुलेशंस आपको करके चलनी पड़ेगी कि जब बंगाल मुगलों के राजनीतिक नियंत्रण के आलोक में एक प्रांत के रूप में था, तो उस समय बंगाल की कैपिटल यानी कि बंगाल की राजधानी आपको क्या मिलती है, ढाका आपको मिलती है।
पहली परिवर्तित राजधानी यानी कि मुर्शिद कुली खां, और राजधानी में परिवर्तन कहां से कहां यानी कि ढाका से मुर्शिदाबाद की ओर आपको दिखाना है। ठीक होगी बात। दूसरी परिवर्तित राजधानी यानी कि मीर कासिम, और राजधानी में परिवर्तन कहां से कहां यानी कि मुर्शिदाबाद के स्थान पर अब राजधानी किसको बनाया गया? मुंगेर को बनाया गया। और स्थायी राजधानी कहां? मुंगेर में आप लेकर के चलेंगे। लेकिन यहां आपको सावधानी क्या जोड़नी है? यहां आपको सावधानी यह जोड़नी है कि ये जो राजधानियां हैं ये बंगाल के नवाब के पद की ओर से आपको कैलकुलेट करनी है। बंगाल के नवाब के पद की ओर से आपको कैलकुलेट करके चलना है। बंगाल के नवाब के पद की ओर से, बंगाल के नवाब के पद की ओर से, यानी कि इन राजधानियों के साथ आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर के नहीं चलेंगे। यह मैंने इस नाते बताया क्योंकि जब आप बंगाल को अंग्रेजों के साथ जोड़ने की बात करोगे तो अंग्रेजों के तमाम प्रकार की गतिविधियों का जो बड़ा केंद्र रहेगा वो कैलकाटा रहेगा। तो हो सकता है कि आपको ये दुविधा हो जाए, आपको ये परेशानी हो जाए, लेकिन इस परेशानी से हमने आपको बचाने का कार्य किया है कि ये जो कैपिटल्स आप देख पा रहे हैं, मुर्शिदाबाद, मुंगेर और मुंगेर, ये जो राजधानी आप दिखाएंगे, ये राजधानी आप क्या है? केवल बंगाल के नवाब के पद की ओर से आप दिखाएंगे। इन राजधानियों के साथ अंग्रेजों के राजनीतिक व्यवहार को आप जोड़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई अननेसेसरी कैलकुलेशन आपको करके नहीं चलनी है। अब दोबारा इसी बात पे आपको आना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि मीर कासिम को बंगाल की राजधानी में परिवर्तन करना पड़ा। असल में मीर कासिम को बंगाल की राजधानी में जो परिवर्तन करना पड़ा तो मुंगेर जो है वो आज के समय में कहां है? बिहार में है। तो असल में मीर कासिम को यह कहा जाता है कि यह मीर कासिम की योग्यता का एक प्रकार का प्रतीक रहा कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के हम कहना चाहेंगे कि अननेसेसरी जो आपका इंटरफेरेंस है, यानी कि अंग्रेजों के अनावश्यक हस्तक्षेपों से अपने आप को बचाने के उद्देश्य से उसने ये राजधानी में परिवर्तन किया था। यानी कि मीर कासिम जानता था कि बंगाल के नवाब के रूप में हमको दिखाया अवश्य जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का या आने वाले समय में जो अलग अलग प्रकार के आपके हस्तक्षेप हैं उनका हम लोग को क्या है? सामना करके चलना पड़ सकता है। इस नाते जो मीर कासिम है उसने राजधानी में परिवर्तन किया और कहां से कहां किया? मुर्शिदाबाद के स्थान पर कहां लेके आया? मुंगेर में। क्योंकि वो बंगाल से कुछ दूर अपने आप को लेकर के जाता है। वो अपने आप को बंगाल से कहां लेकर के आ गया? बिहार लेकर के आ गया। और राजधानी परिवर्तन में टेक्निकल ग्राउंड या कॉन्सेप्ट अगर आप जोड़ने की बात करेंगे, कोई सवाल अगर ऐसा आपको मिल जाता है आपकी परीक्षाओं में, तो आप केवल यही बता के आएंगे कि अंग्रेजों के अनावश्यक हस्तक्षेपों के समक्ष मीर कासिम राजधानी परिवर्तन के आलोक में अपने आप को राजनीतिक तौर पर संरक्षण देने का कार्य कर रहा था। ऐसा व्यवहार इस नाते हमने आपके सामने किया क्योंकि आप जान पा रहे हैं आपके यहां का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। इस नाते दिमाग को कैलकुलेटिव बनाने का काम करो, जल्दबाजी मत करो। मैं फिर वही कहूंगा कि जल्दबाजी का काम तो बिल्कुल शैतान का काम होता है। जल्दबाजी बिल्कुल करके नहीं चलनी है। ठहराव के साथ आपको हर चीज को जोड़ना आ जाना चाहिए। और जब आप हर चीज को टेक्निकली जोड़ना प्रारंभ कर देंगे, जब हर चीज आपके सामने क्या है? तकनीकी तौर पर आपके सामने बहुत ही प्यार के साथ आने लगेगी, तो फिर उसमें हमको लगता है कि जो अनावश्यक असुविधाओं का या जो अनावश्यक दुविधाओं का सामना आपको करके चलना पड़ता है, वो जो आपके अनावश्यक दुविधाएं हैं या जो अनावश्यक असुविधाएं हैं, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगी। अब देखिएगा, अब जब मीर कासिम को आप बंगाल के नवाब के रूप में दिखाओगे तो अगली कैलकुलेशन हम क्या करके चलेंगे? अगली कैलकुलेशन हम क्या करके चलेंगे? आइएगा थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ा लेते हैं कि अगली जो कैलकुलेशन आपकी है वो अगली कैलकुलेशन हम यहां पर क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए अब देखो, मीर कासिम को बंगाल के नवाब में कैलकुलेट करने के दो तरीके होंगे। और देखो, एक तरफ तो आप क्या इस्टेब्लिश करके चलेंगे? मीर कासिम। बल्कि हम तीन तरीके आपके सामने बनाने वाले हैं, मीर कासिम, और मीर कासिम के सामने आप क्या इस्टेब्लिश करेंगे? इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख के थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाएगी। मीर कासिम, और मीर कासिम के सामने आप लोग क्या इस्टेब्लिश करके चलोगे? तो मीर कासिम के जस्ट अगेंस्ट आपको यहां पर क्या इस्टेब्लिश करके चलना पड़ेगा?
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां भी हम लोग ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि एक तरफ आप किसको स्टैब्लिश करके चलेंगे, मीर कासिम साहब को, और मीर कासिम के सामने अगेन आप किसको स्टैब्लिश करके चलेंगे, दैट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब यहां पर वही पुरानी बातें करो कि अगर कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में कैलकुलेट किया है, तो अब मीर कासिम को कंपनी के लिए क्या काम करना पड़ेगा भाई, कंपनी को क्या है, आर्थिक रूप से क्या है, बेनिफिट्स देकर के चलने पड़ेंगे, और आर्थिक रूप से जो बेनिफिट्स देकर के चलने पड़ेंगे उनकी कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है, यानी कि मीर कासिम कंपनी को क्या देगा, बंगाल के नवाब के रूप में पैसा M1, मनी M2, अगेन मनी M3, अगेन मनी M4, M5, और ये हम चलाते रहेंगे कब तक, MN तक, MN तक ये चलता रहेगा। अब यहीं से एक चीज जोड़ के चलो, यहीं से एक चीज ये जोड़ के आप चलोगे, क्योंकि टेक्निकली मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि मीर कासिम अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक तौर पर क्या है, बेनिफिट्स देने का कार्य कर रहा है, तो यही कैलकुलेशन हमने मीर जाफर के साथ भी की थी, और यही कैलकुलेशन हम कहां पे हैं, मीर कासिम के साथ भी कर रहे हैं। लेकिन कंपनी और मीर जाफर के मध्य जो विवादों का मुख्य धरातल बना, यही आर्थिक तौर पर दिए जाने वाले क्या हैं, बेनिफिट्स बनेंगे। लेकिन मीर कासिम और कंपनी के बीच जो विवाद पैदा होगा, उन विवादों में क्या है, हम लिख करके बता देते हैं। यहां से अगर आप विवाद का धरातल जोड़ने की बात करोगे कि मीर कासिम और कंपनी के बीच जो विवाद क्रिएट होगा, उस विवाद में क्या है, ये जो आर्थिक सुविधाएं हैं जो कंपनी को दी जा रही हैं, ये जो आर्थिक सुविधाएं हैं जो कंपनी को दी जा रही हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इन आर्थिक सुविधाओं का आप क्या है, भूमिका लेकर के नहीं चलेंगे, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ और है हमारे पास क्या है, कुछ और है, ये तो चलता रहेगा मान लीजिए। तो इसकी भूमिका हमको यहां पर नहीं दिखानी है, क्योंकि मीर जाफर को मीर कासिम से थोड़ा अलग करके आपको रखना है, या मीर कासिम को मीर जाफर से थोड़ा अलग करके आपको रखना है, तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो अलग भी आ जानी चाहिए। अब यहां पे क्या है, यहां पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ग्राउंड ना जाने कितनी बार आपके परीक्षाओं में क्या है, कैलकुलेट हुआ है। अच्छा, मीर कासिम जो है ये कंपनी को क्या देंगे, दीवानी अधिकार सौंपेंगे। मीर कासिम जो है ये कंपनी को क्या सौंपेंगे, दीवानी अधिकार प्रदान किया, कंपनी को दीवानी अधिकार क्या है, प्रदान किया। अब आप लोग जान पा रहे हैं कि कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया, तो दीवानी अधिकार का फाइनली मतलब क्या हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे, भू राजस्व वसूलने का अधिकार। आपको क्या कहना होगा, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार आपको ये यहां पर क्या है, कह करके चलना होगा। डन। अब मीर कासिम की ओर से कंपनी को जो भू राजस्व दिया गया है, उसके जो आपके संबंधित भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये परीक्षाओं में आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो संबंधित जो भौगोलिक क्षेत्र बनेंगे, यानी कि कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में मीर कासिम की ओर से कंपनी को क्या है, दीवानी राइट्स हैंडओवर किए गए, भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। तो ये 3 प्रकार के क्षेत्र आप बताएंगे यहां पर। एक क्षेत्र आपका क्या बनेगा, वर्धमान, मिदनापुर, और एक क्षेत्र क्या बनेगा आपका, चटगांव। एक क्षेत्र क्या बनेगा आपका, चटगांव बनेगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। यहां से मीर कासिम से क्या है, ये जो सवाल है ना, इस सवाल के आने की संभावनाएं काफी गहरी हैं और काफी ज्यादा रहती हैं। यानी कि सवाल आपसे 2 प्रकार से पूछा जाएगा। पहला तरीका क्या होगा कि बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब है जिसने कंपनी को, है ना, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र में क्या है, दीवानी अधिकार सौंपने का कार्य किया। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मीर कासिम ने जिन भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में कंपनी को दीवानी अधिकार सौंपने का कार्य किया, उनमें से निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। तो 2 पैटर्न पे क्या है, आपसे सवाल पुटअप किया जा सकता है। ये कंपनी के साथ आपको यहां पर क्या है, 2 प्रकार के व्यवहार मीर कासिम के आपको दिखाने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों ही प्रकार के व्यवहारों को आधार बना करके आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि कंपनी तथा मीर कासिम के मध्य कोई विवाद पैदा होगा।
यहां अभी आप लोग क्या है, विवाद के धरातल को कैलकुलेट करके बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। मेरी बातें प्यार से समझ लेना, गौर से समझ लेना। दोनों प्रकार के जो आपके व्यवहार है ये आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। यानी कि मीर जाफर के ही समान मीर कासिम को भी कंपनी को क्या है, आर्थिक सुविधाएं देनी पड़ी, लेकिन इन आर्थिक सुविधाओं को आधार बना करके मीर कासिम और कंपनी के बीच आप कोई भी विवाद का धरातल कैलकुलेट नहीं करेंगे। और यह भी ग्राउंड आपको बताना पड़ेगा कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में जो मीर कासिम साहब हैं, इन्होंने कंपनी को क्या है, दीवानी अधिकार सौंपने का कार्य किया। दोनों चीजें आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। प्यार से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, व्यवस्थित तरीके से मैं लगातार बोल रहा हूं, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। अननेसेसरी कोई कैलकुलेशन ना करो। कक्षाएं लगातार आपके सामने आ रही हैं, कक्षाएं लगातार आपको क्या है, लाभान्वित करने का कार्य करेंगी। आधुनिक भारत जिस तरीके से हम हमेशा पढ़ाते आए हैं उसी तरीके से पढ़ा के चलेंगे। आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि किसी भी बात को लेकर के हमने कोई कटौती की है, आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि किसी भी बात को लेकर के हमने कोई कंजूसी की है। हमें आपका फायदा करना है, हमें आपका नुकसान नहीं करना है। ये बातें संभवतः मुझे नहीं कहनी चाहिए क्योंकि आप हमको जानते हैं, और जब आप हमको जानते हैं तो फिर तो भरोसा आ जाना चाहिए, फिर तो विश्वास पैदा हो जाना चाहिए कि कक्षाओं के साथ जुड़ाव करने के बाद लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। हां, टाइम आपको देना पड़ेगा। इस मामले में हम थोड़ा कठोर हैं, टाइम टेकन है, पहले से टाइम टेकन है, अब से नहीं, पहले से टाइम टेकन है। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से समय दे दिया तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होगा, और वही आपकी मुख्य अनिवार्यता है, ठीक है। अब यहां से हम सवाल बनाएंगे। सवाल क्या होगा, सवाल यह बनेगा, देखिए कि मान लीजिए एक और आपने किसको कैलकुलेट किया, मीर कासिम। एक और आपने किसको कैलकुलेट किया, मीर कासिम। आप देख पा रहे कि मीर कासिम क्या है, बंगाल के नवाब के रूप में है। और मीर कासिम के सामने आप किसको एस्टैब्लिश करोगे जी, कोई बात नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको क्या है, एस्टैब्लिश करके चलना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यह बनेगा कि मीर कासिम और कंपनी के बीच आप क्या दिखाएंगे, विवाद का मुख्य धरातल। क्या दिखाएंगे, विवाद का मुख्य धरातल। विवाद का मुख्य धरातल आप यहां पर दिखा करके चलेंगे, विवाद का मुख्य धरातल। तो विवाद का मुख्य धरातल जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो परीक्षा में पहले तो आपको यह कहना होगा कि विवाद का जो मुख्य धरातल है वो क्या है, वो दस्तक का दुरुपयोग है, दस्तक का मिसयूज है, दस्तक का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ क्या है, दस्तक आपको लेकर चलना पड़ेगा। दस्तक का आपको क्या दिखाना है, दुरुपयोग आपको यहां पर क्या है, लेकर के चलना है। अब यह तो मामला बन गया कि अगर सवाल आपसे पुटअप किया जाता है कि बंगाल का वह नवाब कौन सा है जिसको आधार बनाकर के आप ये कह सकते हैं कि दस्तक के मिसयूज को लेकर के, यानी कि दस्तक के दुरुपयोग को लेकर के उसके और कंपनी के बीच क्या है, विवाद पैदा हुए, डेडलॉक्स क्या हुए, जनरेट हुए, तो वहां पे आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, मीर कासिम के रूप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर दस्तक जो है ये किस बीमारी का नाम है। तो देखो, दस्तक जो है, दस्तक का मतलब होता है व्यापारिक आज्ञा पत्र, व्यापारिक आज्ञा पत्र, व्यापारिक आज्ञा पत्र। अच्छा, दस्तक जो है इसे जारी करने का अधिकार, इसे जारी करने का अधिकार, इसे जारी करने का अधिकार। तो जारी करने का जो अधिकार होगा वो अधिकार आपको किसको देकर के चलना है, बंगाल के नवाब को। बंगाल का नवाब जो है वो दस्तक को क्या है, जारी करने का अधिकार रखता है। या आप कहेंगे बंगाल का जो नवाब है वो दस्तक को क्या है, जारी करने का अधिकार रखता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता के चलना पड़ेगा कि दस्तक जैसी जो व्यवस्था है, दस्तक जैसी व्यवस्था बंगाल के नवाब, दस्तक जैसी व्यवस्था बंगाल के नवाब की आय का, इनकम मतलब
कि आय मतलब इनकम, आय का क्या है, मुख्य स्रोत है। मेजर वन क्या है, सोर्स है, मुख्य स्रोत आप मान के चलेंगे। तो दस्तक अपने आप में एक व्यापारिक आज्ञा पत्र रहा, व्यापारिक अनुमति के साथ आप इसको जोड़ के चलेंगे। दस्तक को जारी करने का अधिकार बंगाल के नवाब को है, और दस्तक जैसी व्यवस्था बंगाल के नवाब की आय का क्या मानी गई है, एक मेजर वन सोर्स मानी गई है। होता क्या है, होता यह है कि मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने अगेन क्या लिखा, दस्तक आपने यहां पे जोड़ा। अब दस्तक में जो आपका मेन अथॉरिटी है, दस्तक में जो आपका मेन अथॉरिटी है, तो मेन अथॉरिटी आप किसको लेके चलेंगे, नवाब को लेके चलेंगे। मेन अथॉरिटी आप किसको लेके चलेंगे, नवाब को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, नवाब को लेके चलेंगे। अब नवाब जो है ये मान लीजिए क्या है, दस्तक इशू करेगा। नवाब जो है दस्तक क्या है, मान लीजिए जारी करेगा। दस्तक क्या करेगा, जारी करेगा। अब जारी करेगा तो क्या होगा, व्यापारियों को जारी करेगा। तो व्यापारियों को हम क्या मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं T1 या T2 या T3 या फिर क्या है T4, और एक हम क्या जोड़ लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो असल में होता क्या था कि बंगाल का नवाब दस्तक जारी करता है, और बंगाल का नवाब जो दस्तक जारी करेगा तो अलग अलग व्यापारिक समूहों को जारी कर सकता है, अधिकार है भी उसका। वो क्या अलग अलग प्रकार के व्यापारिक समूहों को क्या है, दस्तक जारी कर सकता है। मान लीजिए जैसे यहां पर T1 हमने क्या लिखा, T1 का मतलब क्या होगा कि व्यापारिक समूह नंबर 1 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया आपका, व्यापारिक समूह नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया आपका, व्यापारिक समूह नंबर 3 हो गया। ये क्या हो गया आपका, व्यापारिक समूह नंबर 4 हो गया। और साथ ही साथ हमने यहां पर किसको जोड़ लिया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जोड़ लिया है। तो जब इनको दस्तक जारी होगा तो बदले में क्या देंगे, ये बदले में कंपनी नवाब को क्या है, मनी देंगे, यानी कि क्या देंगे, पैसा देंगे। ये बदले में क्या है, नवाब को क्या देंगे, ये बदले में नवाब को क्या देंगे, पैसा देंगे। अब इसमें हो क्या रहा था, इसमें यह हो रहा था कि वो बदले में पैसा मिल रहा है, और जब दस्तक इशू हो जाता है, यानी कि जिस व्यापारिक समूह को आप दस्तक इशू करेंगे तो व्यापारिक समूह बदले में आपको पैसा देगा। और व्यापारिक समूह को क्या मिलेगा, तो व्यापारिक समूह को मिलेगा टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार। व्यापारिक समूह को क्या मिलेगा, टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार, टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार, यानी कि कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, करने का अधिकार। अब मामला क्या बना, मामला यह बना कि कंपनी के लोग तो काफी महत्वाकांक्षी थे। अब कंपनी के लोग महत्वाकांक्षी कैसे बने कि कंपनी के लोगों ने दस्तक नवाब से प्राप्त किया, और इस दस्तक को अलग अलग प्रकार के व्यापारिक समूह को बेचने लगे। जैसे T5 को बेचा होगा, T6 को बेचा होगा, या T7 को बेचा होगा। और ये जो व्यापारिक समूह है, इन व्यापारिक समूहों ने कंपनी को क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा, यानी कि क्या दिया होगा, मनी दिया होगा। यानी कि जो इनकम नवाब को होनी चाहिए थी, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इनकम नवाब को होनी चाहिए थी वो इनकम कंपनी के अधिकारी ही करने लगे। तो ऐसे में नवाब ने कहा कि भैया एक दस्तक ही तो था जिसको जारी करके हम अपनी इनकम को जनरेट कर रहे थे, अरे आपने तो ये भी छीन लिया। आप समझो मेरी बात को कि जैसे हमने आपको गाइड करने का प्रयास किया कि दस्तक को इशू करने का अधिकार बंगाल के नवाब को है, तो दस्तक जब इशू होगा अलग अलग प्रकार के व्यापारिक समूहों के पक्ष में, समर्थन में, तो व्यापारिक समूह को क्या देना होगा, बंगाल के नवाब को पैसा देना होगा। और बंगाल के नवाब को जो पैसा मिल रहा है, यही क्या है, यही तो बंगाल के नवाब की इनकम का एक मेजर वन सोर्स है। और बदले में इन लोगों को क्या मिलता था, बंगाल के संपूर्ण क्षेत्र में टैक्स फ्री ट्रेड करने का अधिकार, यानी कि कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार। लेकिन कंपनी के अधिकारी महत्वाकांक्षी बन गए, और जब कंपनी के अधिकारी महत्वाकांक्षी बने तो अन्य व्यापारिक समूह को अपनी ओर से ही क्या है, दस्तक बेचने लगे, और बदले में किसकी वसूली करने लगे, पैसे की वसूली करने लगे। यानी कि जो इनकम बंगाल के नवाब के अकाउंट में आनी थी, वो इनकम किसके अकाउंट में जाने लगी, कंपनी के अधिकारियों के खाते में जाने लगी। मीर कासिम ने कहा, अरे कहीं का तो छोड़ो, अरे कहीं से तो हमको इनकम जनरेट करने दो। हम आपको दीवानी अधिकार दे रहे हैं, हम आपको पहले से अलग अलग प्रकार की आर्थिक सुविधाएं दे रहे हैं एनुअली, वार्षिक तौर पर। और जब दस्तक की बात आती है तो इसको तो कम से कम छोड़ देते,
लेकिन आप दस्तक का भी क्या मिसयूज करने लगे हैं। और जैसे ही बंगाल के नवाब मीर कासिम ने दस्तक के मिसयूज को लेकर के कंपनी के अधिकारियों को थोड़ा सावधान करने की बात की, तो मैं वही कहूंगा, कंपनी के अधिकारी कहेंगे हटो, हट जाओ, क्योंकि हमारे पास बंगाल के नवाब के पद के रूप में विकल्प काफी हैं। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते हैं तो हम कोई अन्य सुविधा दे देंगे बंगाल के नवाब के पद को, अब आप हट जाओ। यानी कि मीर कासिम बंगाल के नवाब के रूप में अपनी योग्यता का दो प्रकार के परिचय देता हुआ पाया गया, राजधानी परिवर्तन को लेकर के और दस्तक के दुरुपयोग को लेकर के उसने अनदेखा नहीं किया। उसने कहा कि नहीं, आप सावधान हो जाओ, आपको दस्तक का दुरुपयोग करने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, हम तो शासक निर्माता की भूमिका में हैं, और अगर हम शासक निर्माता की भूमिका में हैं, हट जाओ। अब आपको क्या है, हटना पड़ेगा। मैं जानबूझ के ऐसा व्यवहार कर रहा हूं ताकि आप मेरी एक बात को समझ जाएं, हट जाओ। हट जाने का मतलब क्या है कि जैसे ही दस्तक के दुरुपयोग को लेकर के मीर कासिम साहब कंपनी के अधिकारियों को सावधान करने की बात करेंगे, वैसे ही कंपनी के अधिकारियों की ओर से जो रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन का मतलब क्या है, मीर कासिम को उठा करके बंगाल के नवाब के गद्दी से हटा दिया गया। दोबारा फिर किसको अप्रोच किया गया, मीर जाफर को। एक बार फिर किसको अप्रोच किया गया, मीर जाफर को। हमने ऐसा व्यवहार इस नाते किया क्योंकि आप जानते हैं कि हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी काफी लाइव इंटरेक्शंस किए हैं। कई बार विद्यार्थी ये कहते हुए पाए गए कि बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम है, आपको यह नहीं कहना है। अगर आपने यह कहना प्रारंभ किया कि बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम है, तो सारी जो मेहनत आप कर रहे हैं, इस पर पानी फिर जाएगा। ये सारी मेहनत आपके लिए सकारात्मक से क्या बन जाएगी, नकारात्मक बन जाएगी। इस नाते मैंने कहा, दोबारा सुन लो, कि जैसे ही दस्तक के दुरुपयोग को लेकर के मीर कासिम कंपनी के अधिकारियों को सावधान करने की बात करेंगे, तो कंपनी के अधिकारी कहेंगे हटो। ये हटने का जो भाव है ना, ये हमेशा आपको क्या है, अपने दिमाग में लेकर के आना है, तभी आप इस सवाल का उत्तर दे पाओगे कि बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था। जल्दबाजी में या गलत व्यवहार करते हुए मीर कासिम के नाम को प्राथमिकता कभी भी नहीं देनी है। कैसा व्यवहार करना है हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल भी अपने आप को परेशानी में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी अपने आप को क्या परेशानी में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मीर कासिम को लेकर के कंपनी के साथ जब आप व्यवहार की बात करेंगे, तो 3 प्रकार के व्यवहार हमने आपको बताए, और 3 प्रकार के व्यवहार में काफी सवाल भी आपको मिल रहे होंगे, तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता रह जाती है। अब देखिएगा, अब क्या होगा, हम सीधा ग्राउंड किसका बनाएंगे, यहां से बाद सीधा ग्राउंड किसका बनेगा, उस पर बात करते हैं। तो सीधा ग्राउंड आपका बनेगा बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 एडी का टाइम आप लेके चलेंगे। आप जान पा रहे होंगे, आप जानते ही हैं। यहां पे क्या कहना है आपको, यहां पे 3 चीजें आपको बनानी है। एक तो कहना है कि बंगाल का मीर कासिम को अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप इस भाषा के साथ कैलकुलेट करेंगे। बंगाल का अपदस्थ, अपदस्थ का मतलब क्या है कि वो अभी पद पर नहीं है, अपदस्थ नवाब। अगर किसी किताब में मीर कासिम को अभी भी नवाब जैसी शब्दावली के साथ जोड़ के दिखाया जाएगा, तो सही किताब यही व्यवहार करेगी कि बंगाल का अपदस्थ नवाब हटा हुआ है, नवाब के पद पर अभी बैठा हुआ नहीं। अपदस्थ का मतलब क्या, पद से हटा हुआ। तो बंगाल का अपदस्थ नवाब कौन है, मीर कासिम। कुल मिलाकर के मीर कासिम अभी क्या है, बंगाल के नवाब की गद्दी पर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आपको नहीं दिखाने हैं। दूसरी बात आप कहेंगे बंगाल का नवाब, बिल्कुल बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर जाफर, क्या है, मीर जाफर। ठीक है, आप मीर जाफर को प्राथमिकता देकर क्या है, कोई अगर आपकी प्राथमिकता को चुनौती देने का कार्य करेगा, हम हैं आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मीर जाफर ही माने जाएंगे। मुगल शासक, मुगल शासक
शाह आलम सेकंड, आप जान ही पा रहे हैं, ये सभी रेफरेंसेस आपको क्या है देकर के चलने पड़ते हैं। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। तो ये व्यवहार आपको वहां पे करके आना पड़ेगा। मीर कासिम की स्थिति क्या है, बंगाल के अपदस्थ नवाब। अगर नवाब जैसे शब्दावली के साथ जोड़ना ही है, वैसे तो मैं ये कहूंगा आप सीधा ये कहो कि वो बंगाल के नवाब के पद पर है ही नहीं। फिर भी अगर नवाब जैसी शब्दावली के साथ आपको उनका कोई जुड़ाव करके चलना है तो आप ये प्राथमिकता देकर के चलेंगे कि बंगाल के अपदस्थ नवाब हटे हुए हैं। बंगाल के नवाब कौन माने जाएंगे हर हालत में, तो कौन माने जाएंगे आपके मीर जाफर साहब माने जाएंगे। और मुगल शासक कौन माने जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, शाह आलम सेकंड साहब माने जाएंगे। बक्सर के युद्ध में आपको बनाने पड़ेंगे पक्ष, तो पक्ष में एक तो रहेगा आपका संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। और संयुक्त मोर्चे में कौन है, मीर कासिम साहब हैं, शाह आलम सेकंड हैं, शाह आलम सेकंड हैं। इस समय कौन है, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं। और एक कौन है आपके अवध का नवाब, और अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। कौन है, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और एक तरफ क्या बनाएंगे पक्ष में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये रहेगा पक्ष में, है ना। यानी कि एक तरफ क्या रहेगा आपका संयुक्त मोर्चा आपको लेकर के चलना है, और एक तरफ आपको क्या लेकर चलना है, मीर कासिम बंगाल के अपदस्थ नवाब हैं। मुगल शासक कौन बने हुए हैं, शाह आलम सेकंड बने हुए हैं। और अवध के नवाब कौन बने हुए, शुजाउद्दौला बने हुए हैं। यानी कि तीनों लोग एक हो जाते हैं, और तीनों लोग जब एक होंगे तो एक संयुक्त मोर्चा, एक ज्वाइंट अलायंस आपके सामने आएगा। और ये जो आपका ज्वाइंट अलायंस है, ये बैटल ऑफ बक्सर में क्या है, ये कंपनी की सेना का सामना करेगा। इन सबको मैं कहता हूं चोर चोर मोसरे भाई, है ना। सारे के सारे कंपनी के अगेंस्ट हो जाते हैं। और इन सभी में जो सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, इन सभी में जो सबसे बड़ी सैन्य ताकत है वो किसकी है, वो अवध के नवाब की है। और हमने हमेशा कहा है कि अवध का नवाब जो है, एक तो इसकी आयु काफी लंबी रही, आप पढ़ना इसको इतिहास में कभी, एक तो आयु काफी लंबी रही। दूसरी बात क्या है कि अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला है ना, इसका कभी भी किसी के साथ कोई प्रत्यक्ष झगड़ा नहीं रहा, क्योंकि इसकी सैन्य ताकत इतने कमाल की थी कि लोग इसके पास जाते रहे और ये भी कहते रहा कि भैया ठीक है, अगर आप हमारा सहयोग लेने आए हैं तो हम भी अपनी सेना लेकर के आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। यहां तो खैर अच्छी बात है कि आप कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, आप मीर कासिम को सैन्य सहयोग देना चाहते हैं। शाह आलम सेकंड भी यही चाहते हैं कि अंग्रेजों को बड़ी राजनीतिक चुनौती दे दी जाए। यहां तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपने बहुत गलत काम कर दिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शुजाउद्दौला ने अपना जो पहला सैन्य सहयोग दिया था ना, वो मराठाओं को दिया था। और मराठाओं को बड़ा विश्वास था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में शुजाउद्दौला का जो सैन्य सहयोग हमारे पक्ष में आया है, हम इसका फायदा उठाएंगे, इसको अपने साथ जोड़ेंगे और अहमद शाह अब्दाली को एक गंभीर राजनीतिक चुनौती देने का कार्य करेंगे। लेकिन वहां एक गलती कर गया। पहला वादा किससे किया, मराठाओं से, लेकिन मिल किसके साथ गया बाद में, अहमद शाह अब्दाली के साथ। और मैं दावे के साथ कहता हूं मराठाओं के पास तो योग्यताएं बहुत ज्यादा थी। हल्का सा भी अगर सैन्य सहयोग शुजाउद्दौला का प्राप्त हो जाता तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को हार का सामना ना करना पड़ता। यह एक वजह है। इसके अलावा भी और कई सारी वजह हैं, जब चैप्टर आएगा तो हम आपके सामने खुल के बात करेंगे ही, आप जान ही पा रहे होंगे। लेकिन यहां तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वहां गलत व्यवहार करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका संयुक्त मोर्चा है, इस संयुक्त मोर्चे में जो सबसे बड़ी सैन्य ताकत है वो किसकी है, वो अवध के नवाब की है। यह हमने आपको क्यों बताया,
ये हमने आपको इस नाते बताया क्योंकि संयुक्त मोर्चे का जो नेतृत्व है, संयुक्त मोर्चे का जो आपका नेतृत्व है वो करेंगे गुरगीन खां। कौन करेंगे? गुरगीन खां। गुरगीन खां करेंगे। तो कई बार ये डाउट रह जाता है यहां पर गुरगीन खां को आप कहां जोड़ेंगे? तो गुरगीन खां को आप अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सैन्य ताकत के साथ जोड़ के चलेंगे। यानी कि जिसकी सैन्य ताकत बड़ी है तो भैया नेतृत्व कर्तव्य तो क्या है, आपको वहीं पर जोड़ के चलना पड़ेगा। कुल मिलाकर के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व गुरगीन खां ने किया। और आप जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। हेक्टर मुनरो, यानी कि जिस व्यक्ति को भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव, वो बैटल ऑफ बक्सर के समय बंगाल में नहीं है या भारत में नहीं है। ये जुड़ाव भी आपको अभी करके चलना पड़ेगा क्योंकि अगला जो डिस्कशन होगा वो इसी पर क्या होगा, आपका आधारित होगा। कुल मिलाकर के अब आपको दो प्रकार की बातें कहनी है कि जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी को सफलता प्राप्त हुई, कंपनी को सफलता प्राप्त हुई, कंपनी को सफलता प्राप्त हुई, कंपनी को सफलता प्राप्त हुई। और इस सफलता को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सफलता को आप क्या मानेंगे? इस सफलता को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सैन्य सफलता, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सैन्य सफलता, पहली सैन्य सफलता आप इसको क्या है, मान करके चलेंगे। पहली सैन्य सफलता क्या है, आप इसको मान करके चलेंगे। तो ये सब कुछ व्यवहार आपके सामने बड़े ठहराव के साथ आ जाना चाहिए। दस्ता का दुरुपयोग का मामला जोड़ेंगे, उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर को यहां इस प्रकार से आपको डिस्कस करके चलना है। बंगाल का अपदस्थ नवाब माना जाएगा मीर कासिम, बंगाल का नवाब कौन माना जाएगा, मीर जाफर, मुगल शासक कौन माने जाएंगे, शाह आलम सेकंड। और संयुक्त मोर्चा आपको दिखाना पड़ेगा, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब। और सबसे बड़ी सैन्य ताकत किसकी रहेगी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला साहब की रहेगी। संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कौन करेंगे, गुरगीन खां। और गुरगीन खां का जुड़ाव कहां जुड़ेगा, अवध के नवाब के साथ होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने का काम कौन करेंगे, हेक्टर मुनरो साहब करेंगे। कंपनी को सफलता प्राप्त होगी और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसे क्या माना जाएगा, पहली सफलता माना जाएगा। तो आज की इस चर्चा में हमने दो प्रकार की चर्चाएं कर ली हैं। मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में हमने कैलकुलेट कर लिया है और मीर कासिम का कंपनी के साथ जो विवाद हुआ, उस विवाद का मुख्य धरातल क्या रहा, उस पर भी हमने अपने रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन कर ली है। और बैटल ऑफ बक्सर को भी क्या है, हमने बहुत ही ठहराव और प्यार के साथ क्या है, डिस्कशन इसका भी कर दिया है। अब इससे आगे का डिस्कशन जो होगा वो आपका अगली कक्षा में होगा। हम यही कहेंगे, विश्वास बना के रखें, भरोसा व्यक्त करें, कक्षाओं के साथ गहराई में जाकर जुड़ें, लाभ ग्रहण करने का प्रयास करें, व्यवस्थित और अनुशासित कक्षाओं को लाभ उठाएं। ठीक है, बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।